चलो बच्चों, तो आज हम लोग मैथ्स में चैप्टर नंबर 6 कंटिन्यू करें, जो चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल्स। देखो बच्चों, इस चैप्टर में अभी तक हमने एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट किया है। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.2 की तरफ चले, लेकिन उससे पहले कुछ फिर से बेसिक रूल्स जान लें। कुछ ऐसे रूल्स जो हम लोगों ने आगे के स्टैंडर्ड्स में पढ़े हुए हैं, 7th 8th में वो रूल्स आते ही थे। इस बार हमें वो रूल्स सिर्फ रिवाइज करने हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर एक्सरसाइज 6.2 शुरू करते हैं, जिसमें देखो अगर हम लोग रूल समझे ना, तो यहाँ पे रूल्स है ट्रांसवर्सल के। इसका मतलब क्या कि अगर सपोज कोई दो लाइन्स हो, जैसे यहाँ ड्राइंग में दी गई है कि लाइन L1 एंड लाइन L2, कोई दो लाइन है और उस दो लाइन के ऊपर अगर कोई दूसरी लाइन ट्रांसफर कर रही है, मतलब कि भाई अगर वो लाइन कोई तीसरी लाइन उन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसके इंटरसेक्शन से यहाँ पे 8 एंगल्स बनते हैं, 8 एंगल बन जाते हैं। जैसे नाम दिया हुआ ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 एंगल बनते हैं ना। और ये जो भी एंगल्स होता है ना, उन एंगल्स को फिर अलग अलग टाइप्स में डिवाइड करते हैं। जो आप लोगों को याद हो कि पहले आते थे ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड, आते थे ना ये। तो उनके हिसाब से ही वही फिर से रिवाइज करें कि जैसे सबसे पहले कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कि जब भी कोई दो लाइन के ऊपर एक तीसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो, ये L1 और L2 लाइन है, उसके ऊपर ये लाइन M इंटरसेक्ट कर रही है, तो उनके हिसाब से यहाँ जो एंगल्स बनते हैं ना, उनमें से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की कितनी, तो 4 पेयर बनती है, 4 पेयर बनती है उसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की। पेयर मतलब जोड़ी बनती है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल वो कहलाता है कि कोई भी लाइन में सपोज एक बाहर का एंगल और एक अंदर का एंगल, तो उसे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। जैसे कि अगर आप एंगल 1 ले रहे हो ना, तो 1 के सामने यहाँ पर एंगल फाइ, ठीक है, एक ही साइड पे आया हुआ, एक बाहर का एंगल ये 1 और एक अंदर का एंगल उसके सामने फाइ, ये 4 नहीं, उसके सामने फाइ, तो ये 1 और फाइ ये दोनों क्या कहलाते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। उसी तरह से यहाँ पे जैसे एंगल 2 आ रहा है, तो ये 2 और उसके सामने आया हुआ यहाँ पे एंगल 6, तो ये 2 और 6 वो दोनों क्या कहलाएंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग कहलाएंगे। ठीक है ना, जैसे ये 1 और उसके सामने ये 5, फिर ये 2 उसके सामने ये 6, समझ रहे हो, ये सामने सामने के एंगल वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं। उसी तरह से जैसे अगर आप एंगल 3 का सोचो, तो 3 का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा हुआ, खुद ही सोचो कि उसी लाइन पे आया हुआ ये बाहर एंगल 7, जो 3 है तो उसके ही सामने आया हुआ ये ना, एक लाइन के इस तरफ है तो एक ये लाइन के इस तरफ आया हुआ है, ये जो लाइन है एक इस तरफ आया हुआ और एक इस तरफ आया हुआ, बराबर। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 3 और 7। और दूसरा अगर 4 है और 4 का कॉरेस्पॉन्डिंग अगर गिनना है, तो 4 का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा आएगा, 8, बराबर ना। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल वो होते हैं, अगर और इजीली समझना हो, कि जब भी ये दो लाइंस हो ना और उनके ऊपर ऐसी एक लाइन बनी हुई है अगर, तो उनमें ये पहली लाइन के नीचे आया हुआ एंगल और वैसे ही दूसरी लाइन के नीचे आया हुआ भी एंगल, तो दोनों लाइन के नीचे आया हुआ एंगल, ये जैसे पहली लाइन थी उसके नीचे ये एंगल और ये दूसरी लाइन के नीचे एंगल, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग। या तो इस साइड भी, कि जैसे ये पहली लाइन के नीचे आया हुआ एंगल और यहाँ दूसरी लाइन के नीचे आया हुआ एंगल, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहलाया, बराबर। या तो ऊपर की तरफ भी गिन सकते हो कि ये पहली लाइन के ऊपर आया हुआ एंगल और यहाँ पे भी दूसरी लाइन के ऊपर आया हुआ एंगल, बराबर ना। जैसे ये एंगल 1 और एंगल 5, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हुआ ना इसमें। या इस तरफ भी, कि ये पहली लाइन के ऊपर आया हुआ एंगल और उसी साइड ये दूसरी लाइन के ऊपर आया हुआ एंगल, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं, समझे। उसके बाद दूसरे एंगल का टाइप आता है, वो आता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इनकी 2 पेयर बनती है, कॉरेस्पॉन्डिंग की ही सिर्फ 4 पेयर बनती है। 4 बनी ना, जैसे 1 और 5, यहाँ पे 2 और 6, फिर 3 और 7, फिर 4 और 8, तो ऐसे 4 पेयर बनी। अगर अल्टरनेट इंटीरियर की बात करो, तो उसकी 2 ही पेयर बनती है, इन सब की, एक्सटीरियर की, इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड, इन सब की 2 2 पेयर बनती है।
अब पहले ये अगर समझो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो अल्टरनेट इंटीरियर का मतलब होता है, अल्टरनेट का मतलब होता है क्रॉस में। अल्टरनेट मतलब क्या? क्रॉस में एंगल्स। और इंटीरियर मतलब अंदर। इंटीरियर मतलब ये अंदर के एंगल्स, हाँ, जैसे ये 4, 3, ये 5, 6, ये लाइन के अंदर आए हुए हैं ना, ये बाहर के एंगल कहलाते हैं। ये सब ये बाहर के एंगल 1, 2, 7, 8, ये बाहर के एंगल। और इंटीरियर दिया हुआ है मतलब ये अंदर के एंगल्स। और अंदर में अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट मतलब क्रॉस में, कि जैसे देखो ये अगर 4 है तो उसके क्रॉस में यहाँ पे 6, तो ये 4 और 6 ये कौन से हुए? अल्टरनेट एंगल्स हुए। समझ रहे हो? 4 एंड 6 ये अल्टरनेट मतलब क्रॉस में आया। वैसे ही दूसरा अगर देखो तो यहाँ पे ये 3 है और 3 का अल्टरनेट यहाँ पे 5, तो ये 3 और 5 ये अल्टरनेट एंगल्स हुए। ठीक है ना? 3, 5 ये अल्टरनेट एंगल हुआ, ये क्रॉस में हुए। समझ आया? तो अल्टरनेट एंगल में सिर्फ इतना ही, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल उसमें इतना ही कि ये 4 और 6, ये 3 और 5, बराबर। और अगर अल्टरनेट एक्सटीरियर देखो ना, अल्टरनेट एक्सटीरियर, ये कि एक तो अल्टरनेट मतलब क्रॉस में, लेकिन एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मतलब बाहर के एंगल्स। तो बाहर के एंगल में जैसे ये 1, तो 1 के क्रॉस में यहाँ बाहर आएगा 7। समझ रहे हो कि अल्टरनेट गिनना है मतलब क्रॉस में, एक लाइन के इस तरफ, एक लाइन के इस तरफ, एक लाइन के यहाँ आएगा और एक लाइन के यहाँ आएगा। तो ऐसे क्रॉस में आए हुए उसे अल्टरनेट एंगल कहते हैं। और ये एक्सटीरियर मतलब बाहर के देखने, अंदर के नहीं। जैसे कि ये 1 देखा तो उसके क्रॉस में बाहर कौन सा आएगा? 7। वैसे ही यहाँ पे ये 2 और उसके क्रॉस में यहाँ कौन सा आएगा? 8, के 2 और 8 ये हुए ना अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। समझ आ रही है बात? और वैसे ही इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड, ये एक दूसरा, के इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड। तो इंटीरियर एंगल मतलब अंदर के एंगल, और सेम साइड के, ये जैसे अल्टरनेट था ना क्रॉस में, क्रॉस में नहीं सेम साइड के, कि जैसे कि यहाँ पे ये 3, तो 3 के सेम साइड इंटीरियर होगा 6, ये 3 और 6 ये सेम साइड, एक ही साइड पे आए हुए दोनों एंगल है ना, तो ये कहलाते हैं इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड, ये 3 एंड 6। या तो इस तरफ अगर देखो तो ये 4 और उसके सामने ये 5, ये 4 और 5 ये इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड हुए ना। समझ आ रही है ना बात? तो ये एंगल्स के सभी टाइप हुए। और इनके अगर वैल्यू वाइज आप देखो ना, तो जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं ना वो हमेशा इक्वल होते हैं। ये रूल ध्यान रखना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा कैसे होते हैं? इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। मतलब जो ये 4 की वैल्यू हुई ना, तो अल्टरनेट इंटीरियर में उस 6 की वैल्यू भी उतनी ही होगी। अल्टरनेट इंटीरियर वो हमेशा इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर भी इक्वल ही होते हैं। सिर्फ जो ये इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड होते हैं ना, वो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। सप्लीमेंट्री मतलब कि उनका टोटल 180 होता है। ठीक है? इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड वही सिर्फ सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं और उनका टोटल 180 होता है। जैसे कि हमने ये देखा कि ये एंगल 3 और ये एंगल 6, तो ये 3 और 6 उन दोनों का टोटल 180 होगा। ये इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड, एक ही साइड पे आए हुए। उसी तरह से ये 4 और उसके सामने 5 ये भी अल्टरनेट सॉरी इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड है, इनका टोटल भी 180 होगा। ठीक है? तो ये रूल से ध्यान आ गया ना? आप लोगों ने 6.1 एक्सरसाइज में भी कुछ रूल्स देखे थे, जैसे वो वर्टिकली अपोजिट एंगल, लीनियर पेयर एंगल्स, वो सब देखे थे ना। अब उनके साथ ये रूल्स भी आ गए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड। तो अब इन रूल के हिसाब से हम लोग इसमें एक्सरसाइज 6.2 शुरू करते हैं। तो अब जो एक्सरसाइज 6.2 में देखें, इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग चेक करेंगे हम लोग। अब जैसा क्वेश्चन 1 में लिखा हुआ है कि इन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल सी डी। हमें पहले ये एक्स और वाई की वैल्यू ढूंढनी है, जैसे आप ये ड्राइंग में देख रहे हो, ये एक्स और वाई दिए हुए हैं, वो वैल्यू फाइंड करनी है। और फिर बताना है कि ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस है या नहीं। ये ए बी लाइन देख रहे हो ना, ये ए बी सीधी लाइन और ये सी डी ये लाइन दी गई है, क्या ये दोनों पैरेलल हैं?
अब ये पैरेलल कब होती हैं, अब यहाँ कुछ ध्यान दो, आपके टेक्स्ट बुक में कुछ थियरम्स, कुछ जो है वो पोस्टुलेट्स दिए हुए हैं, तो उनके हिसाब से सिर्फ उनके रूल से ये याद करो कि अगर कोई भी ऐसे एंगल्स जो हमने आगे पढ़े ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड, तो इन एंगल्स में से किसी की भी प्रॉपर्टी अगर फुलफिल होती हो ना, तो इसका मतलब वो पैरेलल लाइन से हैं। इसका मतलब कि अगर इसमें, इस ड्राइंग में आप कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ढूंढो, कि अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया ना, मतलब ये पैरेलल है। या तो कोई भी अल्टरनेट एंगल ढूंढो, अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गया ना, मतलब ये पैरेलल है, बराबर। तो ऐसे ये पैरेलल है या नहीं, उसके लिए हमने जो आगे रूल्स देखे ना, कॉरेस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट, उनके अकॉर्डिंग चेक करना पड़ेगा। अब जैसे लॉजिकली इसमें देखो ड्राइंग में, कि ड्राइंग में ये एक्स की वैल्यू ढूंढनी है और यहाँ पे ये y की वैल्यू ढूंढनी है, ऐसा है ना। अब ये x और y, वो x और y दोनों कैसे एंगल है, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अभी आपने चेक किया ना कि देखो एक लाइन के इस तरफ आया हुआ है, एक लाइन के इस तरफ आया हुआ है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुआ है, क्रॉस में आए हुए है ना। तो रूल के हिसाब से अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम हो गए ना, अगर वो दोनों इक्वल हो गए ना, तो इसका मतलब ए बी पैरेलल सी डी हो गया। तो हमें क्या चेक करना है पता है, ये x और y की वैल्यू ढूंढनी है ना, और वो वैल्यू ढूंढ कर ये चेक करना है क्या दोनों की वैल्यू इक्वल मिलेगी। अगर दोनों की वैल्यू इक्वल मिल गई मतलब करेक्ट, क्या आंसर आ गया कि वो करेक्ट वैल्यू है, मतलब ए बी और सी डी पैरेलल कहलाएंगे। समझ गए। तो ऐसे रूल के अकॉर्डिंग प्रूव करना होगा। तो देखो अब इसमें लिखेंगे कैसे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले ऐसे लिखेंगे कि सपोज PQ इज अ ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन AB एंड CD, कि ये PQ, ये AB और CD लाइन तो दी गई है ना, उसके ऊपर जो ये लाइन है ना, उस लाइन का कोई नाम नहीं दिया हुआ है, तो चलो हम लोग उसको नाम दे दें कि ये P एंड Q, कि ये P और Q ये लाइन है जो AB और CD का ट्रांसवर्सल है, बराबर ना, उनको इंटरसेक्ट कर रही है। अब उनके हिसाब से अब लॉजिकली जो x और y ढूंढना है ना, तो ये ड्राइंग में सीधा लॉजिक ही लगाना होगा, ध्यान देना। जैसे कि यहाँ देखो ये y और 130 ये दिया हुआ ना, यहाँ पे 130 नाम वगैरह कुछ भी नहीं है इसका, लेकिन ये 130 दिया हुआ है, ये y दिया हुआ है। ध्यान से देखो तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, है कि नहीं। वर्टिकली अपोजिट ऐसे होता है ना कि जब ये लाइन दी गई हो, दो लाइन, तो एक लाइन के इस तरफ, एक लाइन के इस तरफ, तो ये वर्टिकली अपोजिट कहलाते हैं ना। तो यहाँ पर भी ये y एक तरफ और 130 एक तरफ, ये वर्टिकली अपोजिट है, और वर्टिकली अपोजिट हमेशा कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब अगर ये 130 है तो y की वैल्यू भी 130 मिलेगी, बराबर ना। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख देंगे, सो y इक्वल टू 130, y इक्वल टू 130 हुआ। क्यों 130 हुआ, तो रीजन में लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, कि ये अगर 130 है तो ये y की वैल्यू भी 130, बराबर। अब दूसरा अगर देखें तो ये x जो ढूंढना है ना, तो यहाँ देखो ये x और पास में 50 दिया हुआ है, ये दिया हुआ ना ड्राइंग में x एंड 50। अब ये दोनों पास पास के एंगल मतलब लीनियर पेयर कहलाते हैं, ये सीधी लाइन बन रही है ना, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ना, पी क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन, ये पी क्यू सीधी लाइन बनी हुई है। इसका मतलब कि ये x और 150 वो लीनियर पेयर एंगल्स हुए, और लीनियर पेयर एंगल्स का टोटल हमेशा कितना होता है, 180। ये आप लोगों ने आगे के एक्सरसाइज में देखा था, 6.1 में ये रूल देखा था ना, कि लीनियर पेयर हमेशा 180 ही होते हैं। मतलब अब ये रूल लिख सकते हैं कि 50 प्लस एक्स इक्वल टू 180, बराबर ना। ये 50 और ये x इन दोनों का प्लस 180 हो गया। तो उसमें से अगर हमें x ढूंढना है तो ये 50 कहाँ जाएगा, माइनस में। अगर 50 माइनस में जाएगा तो 180 माइनस 50 कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 130। डायरेक्टली लिख देंगे ना, यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे इसका रीज़न कि ये लीनियर पेयर एंगल्स हैं इसलिए 180 हुआ। और इसमें ये x ढूंढने के लिए 50 अगर माइनस में ले जाएं तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 130 मिल जाएगी। ठीक है। तो अब यहाँ देखो जो हमने y ढूंढा ना वो भी 130 मिला, जो x ढूंढा वो भी 130 मिला। अब ये दोनों इक्वल मिल गए, और जैसे मैंने पहले बताया था ये x और y ये दोनों कैसे एंगल हैं,
अल्टरनेट एंगल्स है, और अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाए तो इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो आखिरी में सिर्फ सेंटेंस लिखेंगे कि हियर x इक्वल टू वाई, एक्स और y दोनों इक्वल मिले एंड दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अल्टरनेट एंगल है ना ये x और y। सो ए बी पैरेलल सी डी, कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो रहा है ना तो इसका मतलब वो दोनों लाइन पैरेलल है। जो हमें प्रूव करना था ये ए बी और सी डी, वो कैसी लाइन बनी, पैरेलल लाइन बनी। ठीक है, समझ आई बात ये। ऐसे ही देखो इसमें सेकंड क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है कि इन दिस फिगर इफ ए बी पैरेलल सी डी एंड सी डी पैरेलल ई एफ, यहाँ पहले ही दिया हुआ है कि ये ए बी और सी डी पैरेलल है, और दूसरा ये सी डी और ई एफ पैरेलल है। मतलब एक्चुअली का हो तो ये तीनों पैरेलल ही हो गई ना, है ना। ये भले अलग अलग दिया हुआ है, एक्चुअली तो फिर ये तीनों पैरेलल हो गई ना, ए बी सी डी ई एफ। और दिया हुआ है कि y रेशियो z इक्वल टू 3:7। यहाँ पे ये y का एंगल जो ड्राइंग में देख रहे हो और ये z का एंगल, अगर यहाँ ड्राइंग में समझ आती हो तो आप लोग टेक्स्ट बुक खोल कर बैठो कि उसमें ड्राइंग देखो कि यहाँ पे y और z इन दोनों का रेशियो 3:7 है। तो हमें x ढूंढना है, हमें ये x की वैल्यू ढूंढनी है। तो देखो अब ये कैसे ढूंढेंगे लॉजिकली, ध्यान देना, एक एक स्टेप पे ध्यान देना। कि सबसे पहले तो ऐसे लिखते हैं कि हियर ए बी पैरेलल सी डी एंड सी डी पैरेलल ई एफ। पहले तो ऐसे दिया हुआ है ना कि ये ए बी और सी डी पैरेलल है, और दूसरा सी डी और ई एफ पैरेलल है। तो इसका मतलब ये तीनों ही पैरेलल हो गए। तो तीनों पैरेलल मतलब ऐसे लिख सकते हैं ना कि हियर ए बी इक्वल टू ई एफ, कि ये ए बी और ई एफ वो भी तो दोनों पैरेलल हुए ही ना, बराबर ना। तीनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए ना यहाँ पर। तो उनके हिसाब से, इनके हिसाब से ये जो हुए ना कि यहाँ पे ये एंगल x और दूसरा ये एंगल z, ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हुए ना, अल्टरनेट एंगल। कि यहाँ पे एक लाइन के, ये जो बीच में लाइन पास हो रही है, कि एक लाइन के इस तरफ आया हुआ है x और एक लाइन के इस तरफ आया हुआ है ये z। तो ये क्रॉस में एंगल कौन से कहलाते हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं ये। तो यहाँ पे अल्टरनेट एंगल्स हमेशा कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब कि x इक्वल टू z, ऐसे लिख सकते हैं ना कि सो x इक्वल टू z, कि यहाँ पे ये दोनों लाइन पैरेलल भी हैं ए बी और ई एफ, कि वो पैरेलल हो तो ही ये बनेंगे अल्टरनेट एंगल्स। कि यहाँ पर ये ए बी और ई एफ पैरेलल भी हो गए, और ये x और z वो दोनों क्रॉस में अल्टरनेट एंगल्स भी हो गए। मतलब कि x इक्वल टू z, ये पहला रूल हमें पता चला। क्यों, तो रीजन में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है, दूसरा ऐसे दिया हुआ है, रेशियो दिए हुए हैं हमें, हियर y रेशियो z इक्वल टू 3:7 इट इज़ गिवन। कि ये दिया हुआ ही है कि y और z का रेशियो 3:7 है। अब कोई भी रेशियो होता है तो उसको हम लोग x में सपोज करते हैं कि नहीं, करते हैं ना सपोज। लेकिन यहाँ पे ना उसको x में सपोज नहीं करेंगे, क्योंकि x तो ऑलरेडी दिया हुआ है आपको, और फिर वही अल्फ़ाबेट थोड़ी सपोज करते हैं। रेशियो होता है तो जनरली हम लोग इसे 3x और इसको 7x ऐसे लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं लिख सकते, क्योंकि x ऑलरेडी अल्फ़ाबेट है। तो और कोई अल्फ़ाबेट सपोज कर सकते हो, ABC सपोज कर सकते हो, या MN PQ K, जो आपको सपोज करना हो। कि जैसे मैंने यहाँ पे इन दोनों रेशियो को K में सपोज किया, K अल्फ़ाबेट में। अब और कोई अल्फ़ाबेट ले सकते हो कि y रेशियो z 3:7 है, मतलब कि y को सपोज करेंगे 3K, y की वैल्यू क्या आएगी, ये 3K, और z की वैल्यू आएगी 7K, बराबर ना। y की वैल्यू 3K होगी और z की वैल्यू होगी 7K, ऐसे सपोज किया। और दूसरा हमने ऊपर बताया था कि z इक्वल टू x है, z और x दोनों इक्वल है, और अगर वो दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब अगर z को मैंने 7K सपोज किया तो x को भी क्या सपोज करेंगे, 7K ही ना, बराबर ना। कि अगर उसको 7K z की वैल्यू, तो x की वैल्यू भी 7K हो गई। क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, x और z दोनों इक्वल हैं, इसकी वजह से x की वैल्यू भी 7K हो गई ना।
अब ये x की परफेक्ट वैल्यू ढूंढनी है, ये तो सपोज वैल्यू मिली 7 के। अब परफेक्ट वैल्यू कैसे ढूंढेंगे, तो आखिरी स्टेप ध्यान देना। यहाँ ड्राइंग में देखो तो आप ड्राइंग में कि ये जो x एंगल है ना, ये x एंगल और ये y एंगल, ये दोनों एंगल इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड आते हैं। इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड मतलब देखो ये अंदर के एंगल है और दोनों एक ही साइड पे आए हुए हैं ना, एक साइड ही है ना, क्रॉस में दूसरी तरफ तो नहीं है ना, कि अगर दूसरी तरफ आ रहे हो तो वो अल्टरनेट कहलाते हैं, लेकिन ये तो एक ही साइड पे दोनों हैं। और अगर एक ही साइड पे आए हुए हैं तो ये इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड कहलाया। और हमने जो आगे रूल देखा था कि इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड वो हमेशा 180 होता है, उसका टोटल हमेशा कितना होता है 180। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ना कि x प्लस वाई इक्वल टू 180, ऐसे हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 180। क्यों, तो इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड है इसीलिए। तो हमने x और y की वैल्यू आगे सपोज की ना, कि x की वैल्यू क्या सपोज की थी 7 के, रेशियो में था तो सपोज किया था ना x की वैल्यू 7 के और y की वैल्यू क्या सपोज की थी 3 के। तो 7 के प्लस 3 के इक्वल टू बाहर तो 180 रहेगा, ठीक है। तो ये 7 और 3 कितना हो जाएगा 10 के, 10 के इक्वल टू 180। तो यहाँ पे ये 10 कहाँ जाएगा डिवाइड में, और 10 अगर डिवाइड में जाए तो 180 डिवाइड बाय 10, तो 180 डिवाइड बाय 10 के इक्वल टू कितना मिल जाएगा 18। के की वैल्यू एग्जैक्ट 18 मिली, तो हमें के नहीं, हमें तो एक्स ढूंढना था ना। तो आखिरी स्टेप में एक्स में वो वैल्यू रखेंगे कि एक्स इक्वल टू क्या सपोज किया था हमने 7 के सपोज किया था ना, मतलब कि 7 मल्टीप्लाई के की जगह पे ये वैल्यू रखेंगे 18, 7 मल्टीप्लाई 18, तो 7 मल्टीप्लाई 18 कितना हो जाएगा 126। मतलब कि x की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी 126 मिल जाएगी। बराबर, बात आई समझ में ये, ठीक है। अब देखो ये जैसे सम किया ना, अब ऐसे ही इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखें। तो क्वेश्चन 3 में ऐसा दिया हुआ है कि इन दिस फिगर इफ ए बी पैरेलल सी डी, यहाँ पे दिया हुआ है कि ये ए बी लाइन और ये सी डी लाइन, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, एंड ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, कि ये ई एफ परपेंडिकुलर बनाते हैं। परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। एंड जी ई डी इक्वल टू 126, कौन सा दिया हुआ है देखो जी ई डी, ये एंगल, ये जी, ये ई नीचे और डी, मतलब ये दोनों मिलाकर ये पूरा जी ई डी पूरा 126 दिया हुआ है। तो हमें क्या फाइंड करना है, एक तो ढूंढना है ए जी ई। देखो ड्राइंग में देखो ए जी ई मतलब ये एक एंगल ढूंढना है, यहाँ ये बाहर का एंगल, बराबर। जी ई एफ, तो एक जी ई एफ, ये अंदर का सिर्फ इतना एंगल ढूंढना है, जी ई एफ सिर्फ इतना हुआ ना, सिर्फ अंदर का एंगल। और एफ जी ई, कि ये एफ जी ई ये वाला एंगल भी ढूंढना है, बराबर। कि ये 3 एंगल हमें फाइंड करने हैं इसमें। अब ये 3 एंगल ढूंढना है तो उसको 3 स्टेप में करेंगे एक एक करके। सबसे पहले समझो यहाँ पे ऐसा लिखेंगे कि ए बी और सी डी पैरेलल है और जी ई ट्रांसवर्सल कहलाया, कि ये जो जी ई लाइन जा रही है ना, ये वाली लाइन, तो ये वाली लाइन वो ट्रांसवर्सल है, बीच में से पास होने वाली लाइन है। तो उनके हिसाब से एंगल ए जी ई इक्वल टू एंगल जी ई डी कहलाया। कौन सा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यहाँ देखो मैं अगर रफ में यहाँ पे एक ड्राइंग बनाऊँ ना, तो यहाँ ए बी और सी डी ये दोनों लाइन है, जैसे नीचे प्रॉपर लाइन दी गई है उसके हिसाब से ए बी और ये सी डी ये लाइन है, और उसके ऊपर बीच में ये लाइन पास हो रही है जिसका नाम है जी ई, जी और ई, बराबर। ये लाइन बनी ना यहाँ पे जी और ई, मैं ये सीधी वाली लाइन नहीं बना रहा हूँ जो 90 डिग्री की है, वो नहीं। अगर सिर्फ यही लाइन बनी तो उसके हिसाब से देखो ये एंगल ए जी ई मतलब कि ये वाला एंगल, और एंगल जी ई डी मतलब ये वाला एंगल, कि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुआ ना। अल्टरनेट एंगल है कि नहीं क्रॉस क्रॉस में,
और ये अल्टरनेट एंगल हमेशा कैसे होते हैं, इक्वली होते हैं। मतलब यहाँ पर ये ए जी ई इक्वल टू जी ई डी कहलाया, ये दोनों इक्वल, तो उन इक्वल में बट जी ई डी इक्वल टू 126 इज गिवन, कि यहाँ जी ई डी की वैल्यू 126 दी गई है। अगर ये 126 है तो उसके सामने ए जी ई, उसकी वैल्यू भी कितनी मिलेगी, 126 मिलेगी, बराबर ना, कि ये ए जी ई वो भी कितनी मिल गई, 126 मिल गई ना। समझ आई बात, बराबर, कि ये पहली वैल्यू मिल गई जो हमें ढूंढनी थी, तीन चीज़ें ढूंढनी थी ना, कि ये पहला एंगल हमें ढूंढना था, वो मिल गया ए जी ई 126। ओके, अब दूसरा इसमें एक रूल लिखें कि ऑल्सो एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी इक्वल टू एंगल जी ई डी। यहाँ समझो कि ये नीचे जो दो एंगल बन रहे हैं ना, ये दो एंगल मिलाकर पूरा जी ई डी बनता है। कि यहाँ से अगर मैं ये लाइन बनाऊँ, ये जी, फिर यहाँ पे ई और यहाँ पे डी, ये है ना, रफ में अगर देखो ना तो ये जी ई और डी बनता है। उसके ऊपर एक ऐसी सीधी लाइन बनी हुई है, ये 90 डिग्री बना हुआ है ना यहाँ पर, है कि नहीं ऐसा। मतलब ये पूरा एंगल वो इन दो एंगल का मिलाकर बनता है। इस दो एंगल में ये पहला एंगल, ये पहले एंगल का नाम है जी ई एफ, बराबर, जी ई एफ। तो यहाँ पे ये पहला लिखा जी ई एफ। ये साइड में जो दूसरा एंगल दिया हुआ है, उस दूसरे एंगल का नाम है एफ ई डी, कि ये दूसरा एंगल बना एफ ई डी, ठीक है। और इक्वल टू पूरा जी ई डी बना, इक्वल टू ये पूरा जी ई डी, ये पूरा कहलाया, बरोबर ना। अब इनमें से जी ई एफ हमें ढूंढना था, तो चलो जी ई एफ हम लोग ढूंढेंगे। एफ ई डी 90 होगा, कि ये एंगल तो 90 का दिया हुआ है ना, बराबर ना, ये 90 डिग्री यहाँ पे बना हुआ ही है, तो उसकी प्लेस पर 90 रखेंगे। और ये जी ई डी, तो जी ई डी तो पहले ही गिवन, वो दिया हुआ है ये क्वेश्चन में कि जी ई डी की वैल्यू 126 है, तो उसकी वैल्यू 126 ही लिखेंगे। अब इसमें जो हमें जी जी ई एफ फाइंड करना है, तो ये 90 कहाँ जाएगा, उस तरफ माइनस में जाएगा, 90 माइनस में ना, तो जी ई एफ फाइंड करना है 90 माइनस में, तो 126 माइनस 90, जी ई एफ इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 36। ये दूसरी वैल्यू भी मिल गई जो हमें ढूंढना था, कि हमें ये अंदर का एंगल ढूंढना था जी ई एफ, वो भी मिल गया हमें, कितना, 36, ठीक है। अब जो आखिरी एंगल हमें फाइंड करना है, अब लास्ट स्टेप में, कि यहाँ जो ढूंढना है, हमें तीन एंगल ढूंढने थे, ध्यान देना, कि पहले ये ढूंढना था, वो मिल गया हमें, उसके बाद ये एंगल ढूंढना था, ये भी मिल गया, अब ढूंढना है ये वाला एंगल, ठीक है। ये तीसरा एंगल हमारा बाकी है, जिसका नाम है एफ जी ई, बराबर, एफ जी ई, ये एंगल ढूंढना है। अब ये एंगल हम लोग कैसे ढूंढेंगे, तो यहाँ देखो कि ये दोनों एंगल मिलाकर, ये पास पास में दोनों एंगल मिलाकर वो लीनियर पेयर एंगल्स बनते हैं, ठीक है। या तो दूसरी तरह से भी उसको कर सकते हो, कि अगर ये वाला एंगल, यहाँ ध्यान देना कि यहाँ पर मैं फिर से वैसे ही दो लाइन बनाऊँ, कि अगर ये ए बी लाइन है, समझना ध्यान से, दूसरी मेथड से भी कर सकते हो, कि यहाँ ए बी लाइन और यहाँ सी डी लाइन है, और यहाँ पे बीच में एक लाइन पास हो रही है जिसका नाम है जी और ई, ठीक है, ये जी ई। अब यहाँ पे कोई पॉइंट है एफ है, मैं पूरी लाइन नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ पॉइंट बता रहा हूँ एफ। तो यहाँ अगर ध्यान से देखो कि ये एफ जी ई, ये वाला एंगल, ये एंगल का नाम, और ये जी ई डी, ये एंगल का नाम, ये दोनों वो इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड है ना, इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड, और इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड हमेशा कितने होते हैं, 180 होते हैं। तो यहाँ पे फिर से ऐसा लिखेंगे कि ए बी एंड सी डी आर पैरेलल एंड जी ई इज अ ट्रांसवर्सल। ये ए बी सी डी पैरेलल लाइन है, जी ई बीच में से पास होने वाली लाइन है। सो एंगल एफ जी ई प्लस जी ई डी इक्वल टू 180, कि ये एफ जी ई, ये वाला एंगल, एंड जी ई डी,
ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल मिलाकर 180 होते हैं। क्यों 180? तो इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड है इसीलिए। जिसमें ये एफ जी ई हमें फाइंड करना है और जी ई डी की वैल्यू क्वेश्चन में ही दी गई है 126, तो इक्वल टू 180। अब जो एफ जी ई फाइंड करना है तो 126 कहाँ जाएगा? माइनस में, तो वो 180 के माइनस में जाएगा कि 180 माइनस 126, तो एफ जी ई इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 54 मिल जाएगा ये, बराबर। तो ये तीसरा एंगल भी मिल गया ना, एफ जी ई कितना? 54, जो हमें ये फाइंड करना था। ओके, तो तीनों एंगल मिल गए, ये समझ में आया ना? ठीक है। और देखो आज जैसे हमने ये क्वेश्चंस देखे ना, अब इनके आगे के क्वेश्चंस ऐसे ही हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।